हाय फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट अनाउंस कर दिया है। इसकी शॉर्ट समरी, इसकी आपकी नॉर्मल लाइफ पर इफेक्ट और स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट को हम एनालाइज करने वाले हैं। सरकार ने भले ही बाकी किसी सेक्टर में कुछ दिया हो कुछ लिया हो, पर एक सेक्टर ऐसा है जिस पर सरकार ने सबसे ज्यादा जुल्म किया है और वो है स्टॉक मार्केट। इसके अलावा दो सबसे बड़े धोखे जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ किए हैं और उसके बारे में अभी तक किसी ने भी अपने YouTube चैनल पर बात नहीं की है, उन दो बड़े धोखों की बात मैं इस वीडियो के लास्ट में करूंगा और जानेंगे इस बजट में हमारे लिए क्या था, कौन कौन से बेनिफिट थे और कौन कौन से नुकसान थे। स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट को एनालाइज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। जिसका मतलब है अगर आप एक ट्रेडर हो, आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं और उन्हें आप 1 साल के अंदर ही सेल कर देते हो, तो उस पर आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स की फॉर्म में देना होगा। वहीं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप अपनी होल्डिंग को 1 साल से ज्यादा तक बनाए रखते हो, तो 1,25,000 के प्रॉफिट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, उस पर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन 1,25,000 के ऊपर आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% की जगह 12.5% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इस एक चीज का सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली लोग जिस स्पीड से अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शायद आगे आपको देखने को ना मिले, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट FIIs और DIIs की मार्केट की इन्वॉल्वमेंट पर भी पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले STT ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए 0.062% हुआ करता था, लेकिन अभी इसे कर दिया है 0.1%, यानी डबल। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर STT टैक्स हुआ करता था 0.0125%, लेकिन अभी इसे कर दिया गया है 0.02%, यानी कि अगेन डबल। और ये टैक्स इफेक्ट 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हो या फिर बेचते हो, उस टाइम पर इस तरीके के टैक्स आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पर लगाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ब्रोकर्स आपसे एक क्यूमुलेटिव फीस ले लेते हैं जो कि 20 रुपीज 40 रुपीज के आसपास होती है, और इस टैक्स के बारे में नॉर्मल रिटेलर्स को पता ही नहीं होता। पर अब ये टैक्स बढ़ने से ब्रोकर्स भी अपनी फीस इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका प्रॉफिट आने वाले टाइम में रिड्यूस हो जाएगा, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपको ब्रोकिंग कंपनीज के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो अभी आपको ब्रोकिंग सेक्टर की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना है। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में हो सकता है इन एक्शंस के कारण जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका मार्केट में पार्टिसिपेशन कम हो जाए और उसका भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले। पॉइंट नंबर 3, ये काफी इम्पोर्टेंट अपडेट है। अभी तक अगर कोई भी कंपनी बायबैक करती थी तो टैक्स कंपनी को पे करना होता था, पर अब वही टैक्स पे करना होगा इन्वेस्टर को। मान लेते हैं एक कंपनी है X, इसके पर शेयर का प्राइस 100 रुपीज है और इसके मार्केट में 1 लाख शेयर्स हैं, तो इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप होगा वो होगा 1 करोड़ रुपए। पहले कंपनीज डिविडेंड पे किया करती थी ताकि इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 से ही उस पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसे कहा गया डिविडेंड इनकम टैक्स, और वो था 10%। तो इस पर कंपनीज ने डिविडेंड देने की जगह शेयर बायबैक की पॉलिसी लाई, यानी अगर मार्केट में उनके एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है तो वे उसे इन्वेस्टर से 120 रुपए पर बाय कर लेते थे। इससे इन्वेस्टर को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था और उसे 100 रुपए के स्टॉक के बदले 120 रुपए मिल जाते थे। लेकिन अब से इन्वेस्टर्स को इस पैसे पर भी टैक्स देना होगा। सीधी बात यह है, इन्वेस्टर्स की यहाँ पर बैंड बजाई गई है। मान लेते हैं किसी कंपनी का पर शेयर प्राइस 100 रुपीज है और उसके आपने 100 शेयर बाय किए हैं, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 10,000 रुपए। अब कंपनी यहाँ पर 150 रुपए पर शेयर के हिसाब से बायबैक करती है, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 15,000 रुपए। तो गवर्नमेंट को जो आपको टैक्स देना होगा वो देना होगा 15,000 रुपए पर, जिसे कहा गया है आपकी डिविडेंड इनकम। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी और भी प्रोवाइड की है,
जो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो तो आपके खुद के पैसे थे, वो तो आपका प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए अगर आपको किसी दूसरे स्टॉक में 10,000 रुपए का फायदा हो जाता है यानी कैपिटल गेन हो जाता है, तो उस 10,000 रुपए के कैपिटल गेन को आप इस कैपिटल लॉस से बैलेंस कर सकते हो, यानी कि अब आपको उस 10,000 रुपए के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपको कहीं दूसरी जगह से 10,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता है तो आप इसे बैलेंस नहीं कर पाओगे और आपको जो शेयर बायबैक से डिविडेंड इनकम मिली थी उस पूरी इनकम पर आपको टैक्स देना होगा, जो कि अगेन बहुत गलत बात है। अब ये चीज गवर्नमेंट ने क्यों लागू की, इस चीज को क्यों कंसीडर नहीं किया गया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा। लेकिन मुझे ये भी भरोसा है जिस तरीके से पास्ट में कंपनीज ने इन्वेस्टर को फायदा पहुंचाने के लिए डिविडेंड की जगह शेयर बायबैक की पॉलिसी मार्केट में लाई, उस तरीके से ही कंपनीज कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल लेगी। और आपको क्या लगता है किस तरीके से कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है? अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, पहले फॉरेन कंपनीज के ऊपर 40% टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब उसे रिड्यूस करके 35% कर दिया गया है। इसके साथ साथ एंजल टैक्स को हटा दिया गया है, यानी ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज जो पहले शेयर बेचकर या किसी और तरीके से कैपिटल रेज करती थी उस पर पहले टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और ये चीज कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि नए स्टार्टअप्स जिनको पहले कैपिटल रेज करने पर टैक्स देना होता था, अब वे उस टैक्स को नहीं देंगे और उस पैसे को वो यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी कंपनी को ग्रो करने में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप करने की ओर जाएंगे। और इससे न केवल उन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी इंडिया में धीरे धीरे रिजॉल्व होगी और ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट में इस चीज का बेनिफिट होगा। पॉइंट नंबर 5, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी आपकी एनुअल इनकम होती है उस पर आपको इस प्रकार से टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 0 रुपए से 3 लाख के बीच में है तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना होगा। 3 लाख से 7 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12 लाख के बीच वाले लोगों को 15% का टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख एनुअल कमाने वाले लोगों को 20% का टैक्स देना होगा। और अगर आप 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो तो उस पर आपको 30% का टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देना होगा। इसके साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 रुपए थे उसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इससे अगेन आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना। इस योजना के तहत 1 करोड़ हाउस होल्ड को उनके छतों पर सोलर पॉइंट्स इंस्टॉल करके उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ दी जाएगी, जिस इनिशिएटिव के तहत 1 करोड़ 28 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। तो इस चीज से एक बात तो क्लियर हो जाती है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को इस योजना से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और हमने पहले ही आपको बताया था आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी सेक्टर बूम करने वाला है। और उस वीडियो में हमने आपके साथ 3 स्टॉक भी शेयर किए थे जिन्हें इस बजट से मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप चैनल पर भी डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी 26,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि मदद करेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। रिसेंट में ही हुए इलेक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें बजट में भी देखने को मिला है। बिहार और आंध्र प्रदेश इन 2 राज्यों को प्रायोरिटी पर रखा गया है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस बार के चुनाव का, उसको भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है। बात करें फैमिली पेंशन की, पहले वहां पर 15,000 पर टैक्स डिडक्शन मिलता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। अभी तक हमने बजट को समझा, लेकिन अब हम बात करेंगे उन 2 धोखों की जो इंडिया में लगभग हर व्यक्ति के साथ हुए हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा, या तो आपके पास प्रॉपर्टी होगी या फिर आपके पास गोल्ड होगा। अगर कोई भी चीज आपके पास है, बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, तो सबसे पहले पुराने टैक्स रिजीम की बात करते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में बाई की थी और 5 साल बाद या 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत हो जाती है 1 करोड़ 80 लाख रुपए, पर इन 10 सालों में क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, यानी चीजों के दाम महंगे हुए हैं, तो आपका जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉपर्टी का प्राइस था वो हो चुका होगा 1 करोड़ 50 लाख रुपए। तो तब आपको जो टैक्स पे करना होता था
वो करना होता था 30 लाख के ऊपर, क्योंकि 1,50,00,000 रुपए आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट है और 1,80,00,000 में आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता था 30 लाख रुपए और आपको इस पर 20% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब कहा है क्यों ये इतना झंझट, क्यों इन्फ्लेशन एडजस्टेड, सीधा सीधा आपको जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 12% का टैक्स पे करना है। यानी अब आपने 10 साल पहले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, उसे आप 1,80,00,000 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 80 लाख रुपए पर 12% का टैक्स देना होगा। लेकिन वहीं पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत आपका जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट था उसके बीच की डिफरेंस पर ही आपको यहाँ पर टैक्स पे करना होता था। बात करें दूसरे धोखे की जिसे ज्यादातर लोगों ने मिस किया है, वो है गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी, जो पहले 15% हुआ करता था उसे अब 6% कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों को इससे बेनिफिट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग दुबई जाते थे, वहाँ पर गोल्ड की कीमत कम होती थी और उसे इंडिया लाकर बेच देते थे और वहाँ पर गवर्नमेंट को इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होती थी 15%, लेकिन अब वो इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होगी केवल 6%। पर इसका नॉर्मल लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड की कीमत है 50 रुपए और क्योंकि हमने 15% की इम्पोर्ट ड्यूटी ली है तो इंडिया में उसका प्राइस 80 रुपए हो जाता है। लेकिन अगर हम ये गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर देते हैं और इसे 6% कर देते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर अगर गोल्ड की कीमत 50 रुपए है तो अब वो हो जाएगी इंडिया में 60 रुपए। तो इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपने या आपकी फैमिली ने पास्ट में गोल्ड लिया है तो गोल्ड पर जो उन्हें एप्रिसिएशन मिलने वाला था, मान लो पर ईयर उन्हें 8% का एप्रिसिएशन मिलने वाला था, तो अब वो हो जाएगा 6%, 5% और आने वाले टाइम में वो और ज्यादा रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ये दो चीजें, प्रॉपर्टी टैक्स और गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये जो ओवरऑल बजट था ये मिक्सर था, कुछ चीजें बेनिफिशियल भी हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिडिल क्लास लोगों की यहाँ पर इस बजट के जरिए कमर तोड़ी गई है। आपका इस बजट को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप इसे किस तरीके से देखते हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी सेक्टर किस तरीके से आने वाले समय में फ्लोरिश करने वाला है, इस बजट का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और 3 बेस्ट स्टॉक ग्रीन एनर्जी सेक्टर के जिसके बारे में हम इस वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।